संदीप जी, जो बिलाल जी ने एक बात कही, जो अगर कहें कि महायुति बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार मानती है कि मतलब लोकसभा चुनाव में एक झूठ फैलाया गया कि संविधान खत्म कर देंगे, और अभी बिलाल जी ने उसी पे हिट किया कि आज भी जो राहुल गांधी थे वो संविधान की किताब दिखाई और बोले कि यही है। आज भी उन्होंने वही कहा कि हमें कोई सीओ नहीं दिखाई देता दलित है, आपको सबसे ज़्यादा दलित और पिछड़े दिखाई देंगे तो जेलों में मिल जाएंगे, मेन स्ट्रीम में नहीं है, जिस बिल्डिंग में हूँ वो बिल्डिंग इन्हीं ने बनाई है। तो क्या आपको लगता है क्या अभी जमीन पर संविधान खत्म होने वाली जो बात लोकसभा के चुनाव के दौरान चली वो अभी एग्जिस्ट करेगी? वो उसको नहीं तोड़ पाई है ये बीजेपी एंड उनके सहयोगी, या इसीलिए योगी आदित्यनाथ को लाया गया है कि अब हिंदुत्व की मजबूत छवि दिखाएं? देखिए, यदि वो टूट गया होता तो योगी आदित्यनाथ आते नहीं पहली बार। अब तो मंडल और कमंडल की लड़ाई बनाने की कोशिश है। भाजपा ने महाराष्ट्र के सारे आईआईटीज में एक तरीके से संविधान मंदिर भी बनवाया था, जिसके धनखड़ जी ने आके उसका उद्घाटन भी किया था। तो संविधान मंदिर तक बनवा दिए। और देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की ये धरती है, यहाँ से जो उन्होंने काम किया है। तो एक तो नैरेटिव कहीं ना कहीं है कि संविधान का जो नैरेटिव उनको लगता है, मतलब अपोजिशन को लगता है कि चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि लोकसभा में चल गया विधानसभा में चलेगा। अभी तो चुनाव बताएगा कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तो अलग बात है। लेकिन आज की स्थिति इतना जरूर है कि भाजपा को शायद ये डर है कि जाति का जो चुनाव होगा वो उसको नुकसान करेगा, इसलिए धर्म का चुनाव किया जाए। ये संघ की लाइन है, और संघ ने ये लाइन दी है कि संघ को भी समझ में आया कि जाति के चुनाव पर इसको मत जाने दो, क्योंकि जाति का जब चुनाव होगा तो स्थानीय चुनाव हो जाए। चाहे मराठा आरक्षण की बात हो जाएगी, तब धनगर आरक्षण की बात हो जाएगी, तब बाकी जातियों के आरक्षण की बात हो जाएगी, ओबीसी में धनगर को लाना है कि नहीं लाना ये बात हो जाएगी, कुंभी को मराठा में लाना कि नहीं। तो एक तरीके से आरक्षण कमंडल की बात, मंडल की बात। अब जाहिर तौर पर मंडल के खिलाफ कमंडल उतारना पड़ेगा, तो धर्म की बात हो रही है। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ, भाजपा को फायदा हो सकता है, क्योंकि भाजपा को लगता है कि उनका ये टेस्टेड फार्मूला है, इस पे वो केंद्र की सत्ता में आए, राज्यों में सत्ता में आए, महाराष्ट्र में सत्ता में जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान उनके सहयोगियों को हो जाएगा बहुत तेजी से। तो ये एक तरीके से दुधारी तलवार है, इस पे भाजपा तो चली क्योंकि उसको अपना फायदा देखना है। अब ये बड़ा चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प हो गया महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में हर पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है। मतलब गठबंधन के चुनाव का जो बात हो रही थी, मुझे उसको कहीं दिखता नहीं है, खुद के लिए चुनाव लड़ते हुए ज्यादा नजर आ रहा। एक मिनट बिलाल जी, आपकी बात कह रहे हैं, मैं एक अभी विश्वासघाती है, ये दोनों पार्टियों में भी बड़ा चल रहा है कि विश्वासघात किसने महाराष्ट्र से किया। मैं उस सवाल पे आऊंगा आपके पास। बिलाल जी देखिए पुष्कर जी, अभी संदीप ने जो बात कही कि वहाँ एनडीए के घटक दलों को नुकसान हो सकता है इस ध्रुवीकरण के कारण, तो ये नुकसान सिर्फ एनडीए के घटक दलों को महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, बल्कि जब इस ध्रुवीकरण की लाइन को जब आप राष्ट्रीय स्तर पर एक उस एजेंडे के माध्यम से बिहार में उतारने की कोशिश करते हैं, तो ये ध्रुवीकरण की लाइन आपके एनडीए के घटक दल पे भी दबाव बनाती है नीतीश कुमार पर। और वो जिस स्वर के साथ, जिस संदेश के साथ वो एक बातें कहते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से जो उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी परीक्षा है। महाराष्ट्र का चुनाव अपनी जगह है, लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति एनडीए के घटक दलों पे भी दबाव बना रही है। माय पॉइंट इज, ठीक है, वो जब राजनीति में जीतना होता है ना तो हर तरफ हर आदमी अपने हिसाब से उसको लेता है। अभी जब बिहार में चुनाव होगा तब कुछ और राजनीति होगी, और अभी महाराष्ट्र चुनाव है। संदीप जी, जो मैं पूछ रहा था, एक एनसीपी टूटी, कल शरद पवार कहते हैं कि अब मुझे सोचना है कि चुनाव आगे मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, और नए लोग आए। एक लड़ाई अमरावती में आप देख चुके जिसका जिक्र आपने किया था, अभी वहां पे अजीत पवार हारते हैं, लेकिन इस बार वो फिर उन्होंने बीच में माना कि उनसे गलती हुई परिवार में, लेकिन अब वो शरद पवार पर अटैक कर रहे हैं। एक तो अमरावती की वो लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं, और ये वाकई में क्या चुनाव असली एनसीपी कौन है और असली शिवसेना कौन है महाराष्ट्र में?
क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उतना क्लियर नहीं है, विधानसभा बार अगर आ गया तो उद्धव और एकनाथ शिंदे में कौन आगे रहने वाला है, और ये शरद पवार और अजीत पवार। देखिए, मैं अभी मतलब चुनाव की भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि नहीं चुनाव नहीं, बड़ा उलझा आकलन हुआ है। आकलन आकलन ये है कि अजीत पवार पर शरद पवार चाचा भारी पड़ रहे हैं। चाचा वो हथियार चला रहे हैं जो उनको फायदा कर रहा है। अब वो इमोशनल हथियार चला दिया, अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, रिटायर हो जाऊंगा। तो जाहिर तौर पे अपने गांव में कहावत है कि भाई कोई बूढ़ा आदमी दिए कह दे कि अब मेरा अंतिम समय है, तो लोग बोलते जाने दो यार, छोड़ दो, एक बार जाने दो। प्रकाश सिंह वो बादल इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो इमोशनल हमेशा अपना चुनाव कार्ड इसी पे जीतते आए। इमोशनल कार्ड चाचा भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन खेल रहे हैं। आज की स्थिति में पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शरद पवार साहब बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। मतलब मैं आश्चर्य नहीं करूंगा कि यदि हो सकता है कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। मैं आश्चर्य नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट सिलेक्शन पर जो ना कांग्रेस वो काम कर पाई, ना उद्धव ठाकरे को काम कर। लेकिन शरद पवार साहब ने डे वन से, जिस दिन से लोकसभा चुनाव में उनके अच्छे नंबर आए, उन्होंने उस दिन से कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया ही शुरू नहीं कर दी। कैंपेन मोड में आ गए थे, तो घूमना शुरू कर दिए। शरद पवार साहब बहुत कई इकलौती पार्टी है एनसीपी जिसमें बहुत ज्यादा इनकमिंग हो रही है। बाकी सब पार्टियों में इनकमिंग इतनी नहीं हुई। भाजपा में इस बार पहली बार इनकमिंग नहीं दिख रही है, अभी आउटगोइंग दिख रही है। इनकमिंग सिर्फ शरद पवार के यहाँ हो रही है। भाजपा के लोग छोड़कर भी जा रहे हैं और सब पार्टियों के लोग छोड़कर शरद पवार के साथ जा रहे हैं। बारामती का चुनाव, अमरावती नहीं, बारामती का चुनाव बोल रहा था आपको। हाँ सॉरी, बारामती के चुनाव में इस बार मुश्किल ये हो रही है कि चाचा ने भतीजे को अब दूसरे चाचा के सामने खड़ा कर दिया। यानी पहले उन्होंने जो अटैक कर रहे थे अजीत पवार साहब, अब उनके खिलाफ भतीजे योगेंद्र पवार को उतार दिया है। तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात होगी और अजीत पवार साहब फंस गए, क्योंकि अब वो रिस्क नहीं ले सकते। पिछला चुनाव हार गए, तो अब वो बारामती में फंस गए। बारामती से बाहर निकलना, तो ये जो चाचा ने चाल खेली बड़ी अच्छी खेली। वो जानते हैं चाचा के जीतेंगे चुनाव तो अजीत पवार ही बारामती, लेकिन फंसा दिया उनको वहां ले जाकर। तो वो बाकी जगह प्रचार करने निकल नहीं पा रहे, ये बेचारे कभी कभार जाते लेकिन फंस गए। तो सबसे कमजोर कड़े अजीत पवार साबित होते हैं। जहां तक एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे साहब की बात है, तो दोनों तरफ अभी मुझे लड़ाई बड़ी मजबूत दिख रही है। दोनों मजबूत है, दोनों कहीं कमजोर नहीं है। बस मुश्किल ये है जो एकनाथ शिंदे साहब के पास, कि उनके पास कैंडिडेट वही है, सबको रिपीट देना पड़ा। जितने कैंडिडेट छोड़कर आए थे सबको टिकट देना पड़ा, किसी को वो एक को छोड़कर बाकी किसी को काट नहीं पाए। तो फिर वो गद्दारी वाला चलेगा कार्ड, क्योंकि उद्धव ठाकरे उसी पे कर रहे हैं अपनी। वो तो चलेगा ही चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। आखिरकार जब लोकसभा, जब आप लोकल स्तर पर देखिए, लोकसभा चुनाव बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, तब मोदी आपके साथ थे, सेंटर के मुद्दे थे, तो बहुत सारी बातें थी। अब तो विधायक आपका है ना, विधायक तो रोज उपलब्ध होता है, तो विधायक का चेहरा देख के कि पिछली बार इसको वोट दिया था, आज इस बार दूसरी तरफ से लड़ रहा है, तो ये इशू तो कहीं ना कहीं इमोशनली टच करेगा, क्योंकि कैडर छोड़ के नहीं गया, विधायक छोड़ के गया। दूसरा, इस चुनाव में देखिएगा कि एकनाथ शिंदे कितना कैडर बना पाया। लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ लड़े थे, बहुत सारा भाजपा के लोगों ने मदद की थी। अब आपका अपना कैंडिडेट है, भाजपा कितनी मदद कर पाती नहीं कर पाती ये होगा। अब तीसरा सवाल भाजपा का, तो भाजपा बड़ी मजबूती से लड़ रही है। उसने अपने खेमे में 154 सीटें ली, प्लस दूसरों से 15 अजीत पवार से और 6-7 एक तरीके से एकनाथ शिंदे से, तो भाजपा आराम से 170 सीट लड़ रही है। कहीं भाजपा ये तो नहीं सोच रही कि अब बहुत हो गया, अपनी बन जाए अकेले, तो क्या दिक्कत है। वो तो बड़ा बड़ा रिस्क है। और 2014 में जब आई थी तब किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि अकेले नंबर आ जाएंगे बीजेपी के, और लेके आई थी। राघवेंद्र जी, लड़ाई बड़ी टफ है। आज भी राहुल गांधी लेके पहुंच गए संविधान की किताब, आपने देखा, अभी मैंने साउंड बाइट भी सुनवाई। दरअसल आप लोग क्या ये संविधान वाला नैरेटिव तोड़ नहीं पा रहे हैं जमीन पे, इसीलिए आपको संदीप जी ने बहुत साफ कहा कि योगी आदित्यनाथ लाए इसीलिए गए हैं। संविधान का विषय आज की तारीख में देश की जनता जागरूक है पुष्कर जी, बहुत होशियार हो गई है। तभी तो 2024 में यूपी और महाराष्ट्र दो ही जगह सबसे जागरूक दिखाई दी। हाँ, नहीं चूक हुई है हमसे लोकसभा चुनाव में, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमसे कुछ कमियां रह गई हैं जिसका हमको खामियाजा कुछ राज्यों में भुगतना पड़ा है। हम लोग इस समय बहुत ही जागरूक हैं, बहुत ही आंख खोल के और कान खोल के राजनीति कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों सहित हम लोग सभी सीटें जीत करके आएंगे। अभी हमारे बिलाल मित्र जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास के भारतीय जनता पार्टी
इसको प्रलोभ कर दिया है, खत्म कर दिया है। अरे बिलाल जी, हमारी 5-5 राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं, लगातार 7-7 राज्यों में सरकारें बन चुकी हैं। आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हम लोग सबका साथ सबका विकास पे बात नहीं कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश के बारे में ही देख लीजिए, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं। कौन सी केंद्रीय योजना में सबका उसमें भागीदारी नहीं है? क्या मुसलमानों को उपेक्षित कर दिया जाता है क्या? भवन जो बनाए गए उसमें बराबर की साझेदारी नहीं है क्या? शौचालय के बारे में बात कर लीजिए, गैस कनेक्शन के बारे में बात कर लीजिए, विद्युत कनेक्शन, पानी कनेक्शन के बारे में बात कर लीजिए।